अगर आप में से कोई ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में पढ़ाती हूँ। कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सा एमिनेंस प्राप्त करने की कोशिश कर रही हूँ। आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ मैंने क्वालिफाई किया है कंप्यूटर साइंस से ही। 2019 दिसंबर के अंदर मेरा क्वालिफिकेशन रहा था, जो कि थोड़ा रिसेंट ही है। ठीक है जी। इसके अलावा आप सभी लोगों को अगर पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट बैच चाहिए, जो कि आप सभी लोगों को जून एग्जामिनेशन के साथ साथ दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करवा रहा है, तो आप हमारा एटम बैच ज्वाइन कर सकते हो। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की प्राइस है 7,000 रुपीज, और अगर आप लोगों को हमारे पेपर 2 के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो उसकी प्राइस है 2,999। अगला सवाल देखो आपके सामने क्या है, व्हिच इज द यूजुअल स्टेप। आपको यूजुअली सीक्वेंस बताना है कि आपका साइंटिफिक मेथड कैसे किया जाता है। एक और प्रीवियस ईयर पेपर है। जी बिल्कुल, अगर यहां पर ऑप्शन ही नहीं है हाइपोथेसिस का, तो फिर क्या करोगे। चलो देखो यहां पर कह रहा है कि व्हाट इज द यूजुअल स्टेप, हाइपोथेसिस मेकिंग बाय आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल्स, फेल्ट द नीड व्हिच इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग द डिफिकल्ट एंड द प्रॉब्लम, स्टेटमेंट फॉर्मुलेशन, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, कलेक्शन ऑफ द डेटा यूजिंग एप्रोप्रिएट रिसर्च टूल्स। आप सोच के देखो कि अगर आप लोग ऊपर से आंसर नहीं निकाल पा रहे तो नीचे से आंसर निकाल लो। अरे मेरे मतलब ये है, चॉइस एलिमिनेशन लगाओ या कुछ ना कुछ टेक्निक लगाने की कोशिश करो ना। आंसर गलत करके आ जाते हो, नहीं हमने तो ये किया था। ये क्या होता है, रटे हुए जो लोग होते हैं ना, जिन्होंने रट लिया है कि ऐसे ही होता होगा, उनके साथ में ये एप्लीकेशन वाली प्रॉब्लम लगती है। इसी को रिमूव करना है, इसी को दूर करना है। आपको करना ये है कि सही आंसर निकालना आना चाहिए, चाहे आपने 10 पेज पढ़े हो या 100 पेज पढ़े हो, आपको आंसर सही निकालना आना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन एक ऐसा स्टेप है जो मेरे हिसाब से यहाँ सबसे एंड में आना चाहिए। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई एंड में आ रहा है, कलेक्शन ऑफ द डेटा। अरे डेटा का एनालिसिस कैसे कर लिया जब कलेक्शन एंड में किया है। तो यहाँ पर डी आ रहा है, यहाँ पर ए आ रहा है, ये गलत। यानी कि डी और बी सिर्फ 2 ही ऑप्शन बच गए, 50-50 हो गया केबीसी का। अब 2 ही ऑप्शन में से चूज करना है कौन सा सही होगा। देखो इसको भी बी से स्टार्ट कर रहे हैं, इसको भी बी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको क्या फेल्ट लगा, आपको क्या लगा कि भाई क्यों प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाना है, आपने बना लिया। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाने के बाद में पहले डिफिकल्टी को आइडेंटिफाई करोगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाओगे, या पहले हाइपोथेसिस बनाओगे। आप सोचो, लगाओ दिमाग। अरे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करोगे या पहले ही जाके हाइपोथेसिस बना लोगे। सोचो। अरे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करेंगे मैम, तभी तो हाइपोथेसिस बनाएंगे जाके। हाइपोथेसिस क्या है, एक परिकल्पना है, शायद ये इसका जवाब हो सकता है, ये स्टेटमेंट होता है आप लोगों का हाइपोथेसिस। तो चॉइस एलिमिनेशन लगा के सॉल्व करते तो भी आपका सही आंसर आ जाता। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ठीक है, अगले सवाल में लगा के देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन जिसके अंदर एक मैच द कॉलम आप लोगों को गिवन था, रिसर्च प्रॉब्लम की डेफिनेशन है, फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च है, डिजाइन ऑफ द रिसर्च और डेटा एनालिसिस है। आपको बताना है किसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है। देखो जी, appropriateness of the techniques in their application, development of the conceptual framework which is in accord with the hypothesis of the research, defining the variables to be related in unambiguous terms, academic and social value of the research questions to be weighed, sorry. मेरे आंसर बताने के बाद में सही आंसर देने का कोई मतलब नहीं है, मेरे से पहले बताओ। बी। चलो ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे बी और कुछ कह रहे ए।
चलिए आइए देखते हैं कि क्या आंसर होना चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमने ये बोला कि आपके रिसर्च क्वेश्चन का क्या रेलेवेंस है, एकेडमिक या सोशल वैल्यू क्या है आपके रिसर्च क्वेश्चन की, ये हम कब करते हैं? जब रिसर्च प्रॉब्लम की डेफिनेशन निकालते हो, फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च हाइपोथेसिस करते हो, डिजाइन करते हो, एनालिसिस करते हो। जाहिर सी बात है एनालिसिस के समय तो ये नहीं होता होगा मैम। रिसर्च प्रॉब्लम डेफिनेशन के बारे में बोल रहा है, और हाइपोथेसिस के अंदर हमने ये पढ़ा है मैम कि आप बोल रहे हो कि जो आपको लगता है कि शायद आंसर हो सकता है, वो परिकल्पना को हाइपोथेसिस कह रहे हैं। इसका मतलब जो भी मेरे वेरिएबल्स हैं, है ना, आगे जाके हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, तो जो भी मेरे वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स में क्या रिलेशन है इसको डिफाइन करना, यही मेरे लिए क्या होता है, हाइपोथेसिस बनाना होता है, जिसमें मैं कॉज और इफेक्ट को स्टडी करती हूँ। और जब मैं कॉज एंड इफेक्ट को स्टडी करती हूँ तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मैं इस कॉज एंड इफेक्ट को इस तरीके से स्टडी करूं कि मेरे पास में कोई भी क्या ना हो, एम्बिग्यूटी ना हो। क्या ना हो? मेरे पास में कोई भी एम्बिग्यूटी ना हो। कुछ समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूं? वेरी गुड। जितने भी बच्चे हैं जो भी करेक्ट आंसर दे रहे हैं, इसका बहुत ही सही आपका जवाब है। देखो आपका रिसर्च प्रॉब्लम डेफिनेशन कैसी होनी चाहिए कि मैम इस हिसाब से कि उसकी सोशल वैल्यू कैसी है, क्या उसका रेलेवेंस है, इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जब आप लोग हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हो तो बहुत जरूरी है कि कोई कंफ्यूजन उसके अंदर नहीं होना चाहिए। आपने एप्रोप्रिएट तरीके से, अनएम्बिगियस तरीके से, एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कंफ्यूजन, तो बिना किसी कंफ्यूजन के आपने अपना जो स्टेटमेंट है, जो अपने वेरिएबल्स है, जो अपना कॉज एंड इफेक्ट है, उसे आपने मेंशन किया हो। ठीक है। अगर मैं रिसर्च प्रोसेस की डेफिनेशन की बात करूं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, कीवर्ड हम लोग अच्छे से समझ लें। फिर इसके बाद में आ गया डेटा एनालिसिस। तो आपकी जो टेक्निक है डेटा एनालिसिस की वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए और एकदम करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है। आपके लिए अगर आपको याद हो तो मैच द कॉलम क्वेश्चन को करने का मैंने एक नारा भी बनाया था, सर एक ही से हो गया। अगर आप नोटिस करो तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी को आप ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर डी से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। या अगर आप नोटिस करो तो यहां पर आपके ऑप्शन नंबर ए से भी आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। नोटिस करो तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बहुत ही बढ़िया प्रीवियस ईयर सवाल है, 2020 में ये आपका सवाल बना था। क्वेश्चन है रैंडमाइजेशन का। देखो क्या कह रहा है कि रैंडमाइजेशन इज द बेस्ट मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रानोशियस वेरिएबल इन द रिसर्च। ठीक है जी। अब सबसे पहले तो मुझे बताओ रैंडमाइजेशन का मतलब क्या है? ये नहीं, मेरे से होगा नहीं। ठीक है, मैं कोशिश पूरी करती हूँ समझाने की। हेमलता शर्मा जी, मैं कोशिश पूरी करूंगी, बट मैं हिंदी ही बोल रही हूँ। बट अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट करोगे कि मैं कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल को हिंदी में बोलूंगी तो वो मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मेरे को आता ही नहीं है। साफ बात है ना। बाहरी चर मैंने एक बार याद किया था इसलिए मेरे को याद है, बाकी मेरे को मेरा नहीं आता है, मेरा फर्स्ट लैंग्वेज नहीं था वो। सो आई एम सॉरी। आई होप थोड़ा एडजस्ट कर लोगे आप। हाँ जी, रैंडमाइजेशन के बारे में थोड़ा बात कर लिया जाए। ये आ गए ना ए के पुजारी, ऑल, बोथ, ये टुरू लव खींच ही लिया आपको। ये टुरू लव आपको खींच ही लेता है, बोथ, ऑल, ये आपको लेके जाता ही जाता है। अब यहां पर बात हो रही है रैंडमाइजेशन की। रैंडमाइजेशन का क्या मतलब होता है? रैंडमाइजेशन मतलब जो चीजें मैम रैंडमली होती है। रैंडमली होती है मतलब जिसमें कोई बायसनेस नहीं होती है, सबके पास में इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है पार्टिसिपेट करने की। 100 लोग थे, 100 में से मैं आंख बंद कर किसी भी एक को नाम ले लूं, तो ये क्या है? एक रैंडम तरीके से मैंने पिकिंग की है। मैं एक क्या करूं, हर 10वें बंदे को उठा लूं, मुझे थोड़ी पता 10वें बंदा कौन है, बट मैंने उठा लिया। ये भी क्या है? एक तरीके का रैंडम चीज है। क्या है जी? रैंडम चीज है। क्लियर है क्या? रैंडमाइजेशन मीन्स जिसमें कोई बायसनेस ना हो कोई भी तरीके की, यही तो होती है रैंडमाइजेशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो एक्सट्रानोशियस वेरिएबल है क्या वो रैंडम होते हैं? जैसे कि एक्सट्रानोशियस वेरिएबल, क्या एक रैंडम इफेक्ट होता है इनका? बिल्कुल मैम रैंडम होते हैं। अरे भाई जो छोले भटूरे वाले भैया हैं, अब वो तो रैंडम ही है ना।
दिख रहे थे सड़क पे, हमको थोड़ी ना मतलब है कि इसके या उसके, हमको तो छोले भटूरे से मतलब है, हमको तो सत्यानाश करने से मतलब है जो जिम में एक्सरसाइज करी थी, डाइट बिगाड़ने से मतलब था। तो एक्स्ट्रानॉशियस वेरिएबल जो है वो रैंडमाइजेशन है, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन इक्वल स्प्रेड ऑफ इफेक्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द एक्स्ट्रानॉशियस वेरिएबल। आपके पास में जो एक्स्ट्रानॉशियस वेरिएबल्स हैं उनका इन्फ्लुएंस रैंडम तरीके से होता है, बिल्कुल होता है। असर्शन रीजन है, बीच में बिकॉज लगाओगे बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। हाँ मैम बिल्कुल रैंडमाइज है, रैंडमाइज का मतलब है इक्वल स्प्रेड है, नो बायसनेस, ये बिल्कुल ठीक बात है। तो ट्रू आप लोगों का स्टेटमेंट हो जाएगा, यानी आपका ट्रू लव बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट बातें कुछ देख लो, रैंडम सैम्पलिंग की भी यहाँ पर आप लोगों की काम आती है और एक्स्ट्रानॉशियस वेरिएबल भी आपका काम आता है। तो एक्स्ट्रानॉशियस वेरिएबल तो जैसे मैंने कहा कोई इंटेंशन नहीं है इसको स्टडी करने का, आ ही जाता है ये। अगर नेचुरल सेटिंग बोलूँ तो बहुत ज्यादा आता है, राइट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रही हूँ, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रही हूँ, तो वहां पर एक्स्ट्रानॉशियस वेरिएबल होता है या नहीं होता है? ये मेरा आप लोगों से सवाल है, जरा बताइएगा इसका आंसर। और बाकी रैंडम तो जैसे आपको पता ही है ना, कोई बायसनेस होती नहीं है इसके अंदर, ठीक है जी। तो इसीलिए करेक्ट आंसर आप लोगों का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, अभी आपके पिछले एग्जाम में जुलाई में जो एग्जाम हुआ था उसी में आप लोगों का वेरिएबल का एक सवाल आया था। आपसे बोला था कि एज किस टाइप का वेरिएबल है, तो एज मॉडरेटिंग वेरिएबल है ना, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कंटिन्यूअस वेरिएबल भी है एज। हाँ बिल्कुल जयश्री, आप पेपर 1 पहले अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हो, पेपर 2 करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते। अ वेरिएबल विद मेनी कैटेगरीज, अभी अभी बताया था मैम, पॉलीकोटोमस है ना, सभी का सही आंसर आ रहा है यहां पर। देखो एक्सपेरिमेंटल स्टडी के बारे में मैंने आपसे बात करी थी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में होता है कि नहीं होता है? सबसे अच्छा आंसर बच्चे देते हैं मैम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। इनकी लगानी चाहिए पिटाई, सरासर एग्जैक्ट बताओ होगा कि नहीं होगा। देखो नेचुरल सेटिंग के अंदर ज्यादा एक्स्ट्रानॉशियस वेरिएबल आने के चांसेस होते हैं, आर्टिफिशियल सेटिंग बनाते ही ऐसे हैं कि एक्स्ट्रानॉशियस वेरिएबल कम से कम रहे, रैंडमाइजेशन ज्यादा से ज्यादा रहे, है ना। तो ये जो मे बी वाला आंसर दे रहे हैं ना, इनकी पिटाई करूंगी मैं। मैम हो सकता है मैम, मैम देख लो आप अपने हिसाब से ठीक ठीक लगा लो। अरे गिवन टू असर्शन रीजंस, आपको बताने क्या होगा। रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंस रिक्वायर मोर फंड देन इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज ओनली इन इकोनॉमिकली रिच कंट्रीज। ओनली इन लिखा है, रिसर्च इन साइंसेज ऑफ हाई क्वालिटी इज पॉसिबल। हिंदी में भी देख लीजिए एक बारी। नहीं देखो फिर से वही गड़बड़, कोई बी कह रहा है कोई सी कह रहा है, ए डी को छोड़ क्यों दिया अकेले, वो बेचारे गुम जाएंगे, उनको भी ज्वाइन करवा लो अपनी पार्टी में। ऐसा कैसे नहीं होता आयुषी, ये आप पुरानी क्लास जाके देख लो, मैंने कंटिन्यूसली पढ़ाया है आपको। मैं आपसे बोलूं कितने साल के हो आप, तो 6 महीने का भी तो होता है ना, 6 महीने का भी होता है, 7 महीने का भी होता है उम्र। तो वेट भी कंटिन्यूस है पर एज भी कंटिन्यूस ही है यार, यही पढ़ा है अपन ने। तो आप मुझे बताइए ओनली की वजह से क्या हम ये सही माने? देखो रिसर्च जो है मैम साइंस के अंदर ज्यादा पैसे रिक्वायर्ड होते हैं, रादर हो सोशल साइंसेज में या फिर ह्यूमैनिटीज के अंदर, तो ये बिल्कुल सही बात है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ज्यादातर जाएगी साइंस के अंदर और वहां पर हमको एक आर्टिफिशियल सेटिंग क्रिएट करनी पड़ती है, तो ये सारी चीजें होती है। अब बात आ जाती है कि अगर मैं बात करूं कि जो रिच कंट्रीज है वहां पर हाई क्वालिटी की रिसर्च होती है क्या, तो ये बात बिल्कुल ठीक है क्या? देखो है तो बिल्कुल ठीक, बट क्या यहाँ पर बिकॉज से मैं इसको रिलेट कर पाऊंगी क्या? क्या बिकॉज से इसको रिलेट कर पाएंगे क्या हम? हाँ अभी मैंने कुछ दिन पहले भी बोला था, बिल्कुल ठीक शीतल। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? बी हो जाएगा।
ठीक है, ऑब्वियसली ना, क्योंकि रिसोर्सेज चाहिए। आपको ऐसा क्या लगता है, आज तक शायद इंडिया के अंदर ब्लड कैंसर का जो है वो इलाज नहीं है ना? या हम यूजुअली देखें तो जो कैंसर के रिजल्ट्स होते हैं, मेडिकल रिजल्ट्स होंगे, है ना, सक्सेसफुल रिजल्ट्स, वो अभी भी बाहर की कंट्रीज में ज्यादा है, हमारे देश में कम है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी भी वो इक्विपमेंट्स, वो रिसोर्सेज नहीं है जो बाहर की कंट्रीज के पास में है। मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूं आपको, ठीक है? इसीलिए हाँ बिल्कुल प्रियंका, है ना, सीएस का आफ्टर 22 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत बात है ये, कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार कंसंट्रेशन के साथ में सॉल्व करिए। अगर इसमें ऐसा आप करोगे तो जो मैंने कल का लॉजिकल रीजनिंग का आपका पेपर बनाया है, सिलॉजिज्म, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन का, उसमें क्या करोगे, वहां तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। नेक्स्ट देखो, पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च इज टू मेक फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन इन नॉलेज। Indian higher education institutions are making fundamental contribution in large area of knowledge by publishing a large number of articles. A answer, both statement true है क्या? Purpose of doing research is to make fundamental contribution in knowledge, क्या ये बात सही है? और जितने भी हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम हैं वो फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं क्या, पब्लिश कर रहे हैं क्या रिसर्च आर्टिकल्स को, क्या ये बात सही है क्या? अरे भाई एक बात बताओ इसमें कि ये तो ठीक है, समझ में आ रहा है, और इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं लार्ज नंबर ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स देके, ये 100% ट्रू है क्या? ये 100% ट्रू है। अगर ऐसा है तो हम जिम्बाब्वे के नीचे क्यों स्टैंड कर रहे हैं रिसर्च के अंदर? देखिए यहां पर एनटीए का आंसर जो था बोथ स्टेटमेंट फॉल्स, वो क्यों है कि क्या सिर्फ पर्पस रिसर्च का फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन नॉलेज में देने का है, तो फिर जो अप्लाइड रिसर्च कर रहे हैं उसका क्या करें? जो अप्लाइड रिसर्च कर रहे हैं उसका क्या करें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी बच्चों के सामने, चलो इस बार क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड रिसर्च हाइपोथेसिस। देखो रिसर्च हाइपोथेसिस या जो मैं टूल्स की बात कर रही हूँ, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ये हर बार आने वाले सवालों में से हैं, तो इसीलिए मैं बार बार आपको इन्हें करवाती हूँ। अब आपसे यहाँ पर रिसर्च हाइपोथेसिस के अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहा है कि कैसी होनी चाहिए हाइपोथेसिस, एमेनेबल होनी चाहिए क्या एम्पेरिकल वेरिफिकेशन के अंदर। आज भी जाके हाइपोथेसिस वाला उठा के देख लेना, अभी ज्यादा पुराना नहीं है, 1-2 हफ्ते पहले पुराना ही होगा। आपने वहां पर देखा था एमेनेबल मतलब कि जब जब आपके पास में जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस गेन होगा वैसे वैसे आप क्या कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो। तो ऐसी होनी चाहिए क्या, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए क्या? बिल्कुल। फिर आपसे कह रहा है कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज डिफाइनिंग द वेरिएबल, क्या आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको रिक्वायर्ड है या नहीं है? अगर आपने वेरिएबल्स को, क्योंकि देखो वेरिएबल्स और उनके जो आपस में रिलेशनशिप है उनको डिफाइन करना, यही तो हमारे लिए क्या होता है, यही हमारे लिए हाइपोथेसिस डेफिनेशन होती है। ये भी बिल्कुल सही बात है ना? यानी कि देखो यहाँ पर ए नहीं है और यहाँ पर भी ए नहीं है, तो आंसर या तो बी होगा या फिर डी होगा। ज्यादातर बच्चे बी आंसर दे रहे हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। प्लॉजिबिलिटी ऑफ रिलेशनशिप, पोस्टुलेटेड, पोस्टुलेटेड लिखा है, जो भी बच्चे कह रहे हैं ना ध्यान से देखना, पोस्टुलेटेड लिखा है पर प्लॉजिबिलिटी के साथ में है। एक्सेसिबिलिटी आप लोगों के लिए बोला है इन टर्म्स ऑफ रिसर्चर्स रिसोर्सेस, एक्सटेंट ऑफ इट्स नॉन रेफ्यूटेबिलिटी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये बात तो यहाँ पर वैसे ही एलिमिनेट हो जाती है, ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास में, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, है ना, कि उसके गलत होने के जितने ज्यादा चांसेस होंगे उतने ज्यादा उसके सिलेक्शन के चांस होंगे, ऐसा नहीं है। ये तो फिर चीटिंग हो जाएगी, क्योंकि हमारा पावर ऑफ टेस्ट क्या कहता है, हाइपोथेसिस को हमें रिजेक्ट करना है, नल हाइपोथेसिस को, पर उसके अकॉर्डिंग हम हाइपोथेसिस नहीं बनाते हैं, है ना। अब बात आ गई प्लॉजिबिलिटी की और एक्सेसिबिलिटी की। रिसर्चर के लिए जो भी रिसोर्सेज है उसके अकॉर्डिंग अगर काम किया जाएगा तो क्या हमारे पास में बायसनेस नहीं आ जाएगी? जो भी बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, खुद सोच के देखो, अगर हम सारी चीजें एक्सेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग या अपने ईज के अकॉर्डिंग ही करते रहेंगे तो एक टाइप ऑफ सैम्पलिंग भी हमने पढ़ी, कन्वीनियंट सैम्पलिंग,
और ये कन्वीनियंट सैम्पलिंग किस में आती है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग में आती है। तो ऐसा नहीं है, प्लॉजिबिलिटी जितने पॉसिबल रिलेशनशिप हो सकते हैं वो सारे के सारे हम पोस्टुलेट यहाँ पर कर सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन होगा आपका सही ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है जी, तो गलती नहीं करनी है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आप लोगों से स्टेटमेंट वाला पूछा गया था, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सबसे अप्रोप्रिएट होने वाले हैं इसके लिए। बोथ ट्रू है, बोथ फॉल्स है, एक सही एक गलत है। आइए पढ़ते हैं। एक रिसर्च हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है पोस्टुलेटिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्चुअल एंड द कॉन्सेप्चुअल एलिमेंट्स ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, अ रिसर्चर सेट्स अप अ नल हाइपोथेसिस सो दैट the deduced consequences of the research hypothesis may be directly tested. may be directly tested लिखा हुआ है। जिस हिसाब से हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या उसी हिसाब से हमारे आंसर्स भी नहीं निकल जाते? सोच के देखना, मैंने आपको खास तरीके से पढ़ के बताया है। क्या हम भी एग्जाम में यही करेंगे? बिल्कुल यही करेंगे, है ना। हम क्वेश्चन को एक्सप्रेशन के साथ ही पढ़ना सीखेंगे, वही रीडिंग कंसंट्रेशन है ना। अब देखो यहाँ पर ये तो चीज है जिसमें समझ में आ रही है चीज कि हाँ, रिसर्च हाइपोथेसिस जो है वो वेरिएबल्स के बारे में लिखते हैं, जो आपका फैक्चुअल है और कॉन्सेप्चुअल है उसके बीच का रिलेशनशिप है, ये सही है मैम, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बट ये देखो आप, रिसर्च हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस को सेट करता है सो दैट डिड्यूस कॉन्सिक्वेंसेस जो भी होते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस के, विच इज नथिंग बट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, डायरेक्टली टेस्ट होता है। नहीं मैम, हमारे पास में कोई मैकेनिज्म नहीं है जो हमारे रिसर्च हाइपोथेसिस को डायरेक्टली टेस्ट कर सके, यानी कि ये इनडायरेक्ट होता तो सही होता, बट अगर क्या है यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है इसलिए ये गलत हो जाएगा और करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। Which one of the following sample methods in research are non-probability based? ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस ये क्वेश्चन आ जाए, मैं तो रोज भगवान से प्रे करती हूँ कि ये आ जाए, क्योंकि एक ही फ्लो चार्ट है जो मुझे लगता है सभी रिसर्च स्टूडेंट्स को अच्छे से याद है, प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग। प्रॉब्लम इसमें हार्ड ये होती है कि एक ना एक ऐसी घुसा देता है ये इसमें सैम्पलिंग टेक्निक जो किसी ने नहीं पढ़ी होती है। जैसे कम्युनिकेशन में एग्जाम हॉल में जाके हम लोग इंग्लिश लर्न करते हैं ना, क्योंकि कोई ना कोई नया वर्ड आता है जो हमने इससे पहले कभी नहीं सुना होता है इंग्लिश में, चाहे आप कितने ही बढ़िया इंग्लिश मीडियम स्कूल से हो, हमने कोई लेना देना नहीं होता उस वर्ड से, वो हम उसी वक्त सीखते हैं जब हमको समझ नहीं आता, फिर आके पूछते हैं कि भाई ये क्या था। वैसे ही इसमें भी ऐसा होता है, हर बार एक नए टाइप की सैम्पलिंग टेक्निक लिख देता है वो। तो बस यही हार्ड है इसमें, बाकी तो सिंपल है। क्लस्टर हो गया, ये नॉन प्रोबेबिलिटी नहीं होता, प्रोबेबिलिटी होता है, रैंडम भी, और आपका बस बाकी आपसे ये पूछ रहा है नॉन प्रोबेबिलिटी, तो देखो जजमेंट सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग 100% है। नया टर्म यहाँ पर कौन सा है? डायमेंशनल सैम्पलिंग है। इस क्वेश्चन में तो यही था, पिछले साल के ही क्वेश्चन है ना ये, तो डी और ई तो 100% होगा, और उसके साथ में बी भी आ गया है। हाँ, उसके साथ में बी भी आ गया है। ठीक है ना, क्लियर है ना। हाँ, हिंदी में भी देख लो भाई एक बार, हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी देख लेना भाई, हमको पता नहीं। आयामी नमूनाकरण, अरे नमूना वर्ड से मुझे कुछ याद आया है। आपको याद आया क्या कुछ नमूना वर्ड से? बताओ क्या याद है? अपना अपना लग रहा है ना नमूना वर्ड, क्या लगता है आपको दोस्तों? कहीं तो सुना है ये नमूना वर्ड मैंने। नेक्स्ट, एम्पेरिकल रिसर्च इन सोशल साइंसेज। भैया बहुत ही बढ़िया फ्रेमिंग है इस क्वेश्चन की, पर ये इससे ऐसे नहीं आएगा, इसमें और दिमाग लगाएगा एनटीए, है ना, इसमें और पंचायती करेगा और 3-4 कीवर्ड्स लगाएगा, पर आएगा जरूर, है ना। आज टीचर्स डे है, मैं आज आपको जरूर है ना एक हो सका तो एक शॉर्ट वीडियो में अपनी कहानी सुनाऊंगी कि मेरे टीचिंग करियर की कैसे शुरुआत हुई थी। उसमें बहुत बड़ा योगदान है इस वर्ड का। जितने स्टूडेंट मुझसे मिलते हैं ना मैम, वो पॉजिटिविस्टिक एंड नॉन पॉजिटिविस्टिक वाली जो आपने वीडियो बनाई थी ना, पोस्ट पॉजिटिविज्म वाली, वो हमने देखी थी आपकी सबसे पहले, तो मुझे ये क्वेश्चन इसी से याद रहता है। बाकी आप देखो कैसे करना है। एम्पेरिकल रिसर्च की बात चल रही है, ई फॉर एम्पेरिकल, ई फॉर एक्सपीरियंस, मैंने तो याद कर लिया है। अब ये किससे रिलेटेड है? फिक्शनल नरेटिव से रिलेटेड है, पॉजिटिविस्टिक फिलॉसफी से, हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट से, रिलीजियस प्रैक्टिसेस से, किससे रिलेटेड है ये? एम्पेरिकल मतलब एक्सपीरियंस ओरिएंटेड होता है, एक्सपीरियंस ओरिएंटेड मतलब जो आपने एक्सपीरियंस किया उसी के बिहाफ से आप टेस्ट करके जनरलाइज करोगे चीजों को। क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है क्या ये? नहीं मैम,
अच्छा, पॉजिटिविस्टिक लोग क्या कहते थे? ये कहते थे हम साइंस में बिलीव करते हैं, हम एम्पेरिकल हैं, हम जो चीज एक्सपीरियंस करते हैं, जो चीज हम टेस्ट कर पाते हैं, हम उन्हीं को सच मानते हैं, ठीक है ना। वी आर फॉलेबल, ये मानते हैं कि हम में गलती हो सकती है, वी आर फॉलेबल, ये मानते हैं, ठीक है। पोस्ट पॉजिटिविस्टिक लोग जो थे वो इनके अगेंस्ट नहीं थे, बस इनसे बाद वाली एज मान लो आप, वो ऐसा कहते थे, है ना। पोस्ट पॉजिटिविस्टिक लोग कहते थे कि ठीक है, साइंस जो प्रूव कर रही है वो ठीक है, बट ऐसा बहुत कुछ है जो साइंस के हाथ में नहीं है, जैसे कि मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स क्या है? वो तो बियॉन्ड साइंस है, वो ऐसा साइंस है जिसको साइंस अभी खुद प्रूव नहीं कर पाई है ना। धीरे धीरे अपनी एपिस्टेमोलॉजी को यूज करके 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 हम वो किसमें, मेटाफिजिक्स वाले को ले आएंगे अपने ऑन्टोलॉजी में। याद है ना, ये सारे टर्म्स हमने पढ़े हुए हैं। दोबारा से जब आएगा पेड कोर्स, तब दोबारा से आपको जब बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, बट जिसने पढ़ा है ऑलरेडी पिछले कोर्स में उसको तो पता होनी चाहिए सारी चीजें। पता है ना, वो मेटाफिजिक्स वाले एक बड़ा सर्किल बनाया था और फिर अपनी एपिस्टेमोलॉजी यूज करके, यानी वे टू फाइंड द नॉलेज, हम वो ऑन्टोलॉजी में ही अपने अंदर लेके आने वाले होते थे। तो ये वर्ड सारे सुनोगे एग्जाम में, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, ऑन्टोलॉजी, एम्पिरिज्म, है ना, पोस्ट पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म, लॉजिकल पॉजिटिविज्म, ये सब टर्म सुनेंगे हम। हाँ, पॉजिटिविस्टिक का उल्टा नहीं है पोस्ट पॉजिटिविस्टिक, बताया था ना, एजेस की जैसे याद रखो, एजेस की जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते थे बचपन में, तो एजेस होती थी ना, बिल्कुल वैसे ही पहले पॉजिटिविस्टिक लोग आए, फिर पोस्ट पॉजिटिविस्टिक लोग आए। वो ऑपोजिट नहीं है, ऑपोजिट नहीं है। ये क्वांटिटेटिव के साथ में क्वालिटेटिव चीजों को भी मानते हैं, ये मानते हैं कॉमन सेंस से भी बहुत सारी चीजें सही हो सकती है, जबकि पॉजिटिविस्टिक लोग बोलते थे नहीं नहीं, साइंस ने जो बोल दिया वही सही है। लॉजिकल पॉजिटिविस्टिक बिल्कुल ऑपोजिट बात करते थे, किसका? पॉजिटिविस्टिक। वो बोलते नहीं 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 नहीं, सारे दिन कोई साइंस ही थोड़ी करते रहेंगे हम, ये वो थे। वैसे ये एम्पेरिकल लोग हैं और किस में बिलीव करते हैं? एक्सपीरियंस में, कि हमने जो टेस्ट किया हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे।